जाने जहां में खुशामदीद। स्टार्टअप एपिसोड 11। और सीन वहीं से शुरू होता है। एलेक्स उसे ऑफर तो कर देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही जॉब दे सकता हूँ, तुम्हारे बाकी टीम मेंबर्स को नहीं, क्योंकि वैसे भी एनजे के डेवलपर्स भी तो बेस्ट है ना, तो तुम्हारी टीम ही क्यों। और डोसेन तो टीम के बगैर जाना ही नहीं चाहता होता, और वो एलेक्स को ये बात साफ साफ बता देता है। तो एलेक्स उससे कहता है चलो अब मैं डेमो डे पे ही डिसाइड करूंगा कि तुम्हें नौकरी देनी है या फिर सैमसंग टेक को खरीदना है। और ये कहकर वो चला जाता है। और अब वापस चलते हैं किम की तरफ। वो अभी भी मिस्टर हान का गला दबोचे खड़ा ही होता है और कहता है वाकई तुम्हें मेरा भाई याद नहीं है जिसे तुमने मार दिया। और इतने में एलिवेटर का डोर ओपन होता है तो सामने वही गोलू तो हैरान ही रह जाता है। और किम उसे देखता है तो मिस्टर हान को छोड़ के वो वहां से चला जाता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है सर आप ठीक तो है ना। और जवाब में हान कहता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ है, कह रहे कि मैंने इसके भाई को मार दिया है। और गोलू हैरान होता है और कहता है तो क्या वो आप थे। और मिस्टर हान भी उसे कहते हैं क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। तो वो उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स दिखाता है जहां आज से 5 साल पहले डेमो डे ही था और किम का भाई सीईओ बना वहां पे खड़ा होता है। और जजेस में से एक मिस्टर हान भी था जिसने उससे कुछ ज्यादा ही सख्त किस्म के सवालात पूछ लिए थे। दरअसल उसके प्रोजेक्ट में रिमूवेबल बैटरीज यूज हो रही थी और मिस्टर हान उसे कहता है कि ये रिमूवेबल जो बैटरीज हैं ये तो 2 सालों में ही कंपनीज खत्म कर देगी ना, तो फिर तुम इस पे काम क्यों कर रहे हो जो चीज ज्यादा अरसे तक चलनी भी नहीं है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? अगर तो तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी तो फिर तो तुम सीईओ कहलाने के लायक ही नहीं हो जिसकी रिसर्च इतनी कमजोर है। अब किम का भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है मुझे ये बात पता है। और हान को तो अब और भी बुरा लगता है और वो कहता है तुम्हें ये सब पता है फिर भी तुम इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो। तुम इन्वेस्टर्स का पैसा जाया करना चाहते हो उस चीज में इन्वेस्ट करके जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। इसे ना फ्रॉड कहते हैं। और फिर वो उसे सिलेक्ट ही नहीं करता। लेकिन हान को ये पता नहीं था कि उस दिन उसके ये सवालात उस पे कितना गहरा असर छोड़ने वाले थे या उसके बाद उसने क्या किया था। और आज ये बात उसे पता चल रही थी। हान ने तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए ऐसे टफ क्वेश्चंस किए थे। ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जजेस की तरफ से ताकि वो कंटेस्टेंट की काबिलियत को जांच सकें, ताकि जहां पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ठीक जगह पे इन्वेस्ट हो। लेकिन शायद वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका था। और अब गोलू उसे बता रहा होता है कि ये बात शायद आपको पता नहीं है, लेकिन उसने उस डेमो के बाद ब्रिज पे अपनी जान दे दी थी। और ये बात सुनकर हान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि उसके सवालात और उसके इतने सख्त अल्फाज किसी की जान भी ले सकते हैं, उसने कभी सोचा नहीं था। खैर अब फिर से आ चुका है डेमो डे और अब कैसे सवालात होंगे और कौन किसकी जान लेने वाला है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी डिसाइड हो रहा होता है कि कौन सी टीम पहले जाएगी। तो दिखाया जाता है कि एनजे का जो है वो नंबर पहला होता है और सोडालमी का नंबर होता है 6। यानी डालमी को बाद में जाने का एडवांटेज मिल गया कि वो पहले बैठ के एनजे की प्रेजेंटेशन को देख सकती है और उसमें क्या कमियां हैं उनको पूरा कर सकती है। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मिस लॉयर और चलसेन ना प्लान बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि आखिर डोसेन और डालमी के बीच में पैचअप अभी तक हुआ है या नहीं। यहाँ पे डेमो डे से पहले ही वो दोनों बन जाते हैं जजेस और उनसे पूछने वाले हैं कुछ सख्त किस्म के सवालात, टफ क्वेश्चंस। अब डालमी को लेकर जाती है मिस लॉयर और चलसेन लेकर जाता है डोसेन को अपने साथ। चलसेन उसे बड़े ही मजे से कहता है देखो डोसेन, वैसे तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाता, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना। लेकिन देखो यहाँ पे तो हमारी कंपनी का सवाल है और मैं भी एक शेयर होल्डर हूं, तो ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि। खैर उधर मिस लॉयर भी डालमी से कहती हैं
देखो, कंपनी का सीईओ और सबसे बड़ा शेयर होल्डर रिलेशनशिप में है। इससे तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर तुम दोनों की आपस में ना बनी तो। और वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। और मिस लॉयर फौरन कहती है क्या मतलब, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया इसका मतलब है। और इससे पहले कि डालमी कुछ कहती, दूसरी तरफ डोसेन भी चलसेन के इन्हीं सवालों के जवाब में कहता है नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, मैं तो बस खुद को रिसर्ट कर रहा हूँ और अब मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए तो मैंने उससे कहा है कि वो सब भूल जाए। और चलसेन उसकी सही इज्जत करता है और कहता है अरे पागल, ये क्या कह दिया तुमने, मतलब वो तुम्हें भूल के मिस्टर हान के पास चली जाए, ये कह दिया तुमने उससे। और वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, क्या इस बात का ये मतलब निकलता है। उधर मिस लॉयर भी बात निकलवाने के लिए उसे थोड़ा सा इमोशनल करने के लिए कहती हैं हाँ, उसने तुम्हें ये कह दिया कि तुम भूल जाओ। अरे भाई, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो तुम्हें कह रहा है कि तुम वापस मिस्टर हान के पास चली जाओ। मुझे तो नहीं लगता था कि डोसेन इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगा। और डालमी उसे कहती है अरे ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि उसकी बात का ये मतलब था। अरे वो तो मुझसे ये कहना चाह रहा था कि। और वापस कैमरा जाता है चलसेन और डोसेन की तरफ और मुझे लग रहा है कि चलसेन और ये जो मिस लॉयर है ना, ये दोनों कॉल पे एक दूसरे की बातें सुन रही हैं, तभी तो उन्हें ये सब पता चल रहा है। और यहाँ पे ना डोसेन जवाब दे रहा होता है कि यार, मैंने उससे ये नहीं कहा था कि वो मिस्टर हान के पास वापस चली जाए, बस मेरे तो कहने का ये मतलब था कि वो कंफ्यूज ना हो ना, बस रीसेट का बटन दबा दे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसा मैं हूं वो मुझे वैसा ही कबूल कर ले। मेरे कहने का तो ये मतलब था। क्या उसे ये लगा होगा कि मैंने उसे मिस्टर हान के पास जाने के लिए कहा है। जबकि इधर मिस लॉयर की जो बातें होती है ना, वो डालमी को अच्छी नहीं लग रही होती, जिसमें वो ये कह रही होती है कि उसने तो तुम्हें छोड़ दिया है और वो चाहता है कि तुम वापस मिस्टर हान के पास चली जाओ। डालमी गुस्से से उसे कहती है तुम ना बहुत ही अजीब हो, क्या हर किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे ही तुम घुस आती हो। और वो कहती है जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं तो मुझे जानना है ये सब कुछ। तो बताओ ना, हमारी सीईओ के दिल में आखिर है कौन, हमारा सबसे बड़ा शेयर होल्डर नाम डोसेन या फिर हमारा मेंटोर मिस्टर हान, बताओ बताओ। और जवाब में वो कहती है मुझे नहीं पता। और मिस लॉयर एक आखिरी ट्राई करती हैं और कहती हैं पक्की बात है। और वो कहती है हाँ ना, मुझे खुद भी अभी ये जानना है, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है फिलहाल कि आखिर कौन है मेरे दिल में, 15 साल पहले वाला डोसेन या फिर अब वाला। अब यहाँ पे तो उसे कोई जवाब मिलता नहीं है, तो उधर चलसेन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है देखो यार, फर्ज करो अगर उसने मिस्टर हान को चुन लिया तो। और दिल पे पत्थर रख के डोसेन कहता है हाँ तो क्या डालमी के फैसले की मैं इज्जत करूंगा। और चलसेन फिर से उसकी इज्जत करता है और सही वाली करता है और कहता है ओ भाई, ज्यादा हीरो मत बनो, ये सब कुछ ना ड्रामों और मूवीज में ही अच्छा लगता है, मैं ना तुम्हारी आंखें भी पढ़ सकता हूँ कि कितना चाहते हो तुम मुझसे, इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। लेकिन डोसेन बेचारा कहता है देखो, अगर मैं उसके पीछे और पढ़ूंगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगी और मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। और चलसेन जो कुछ टाइम पहले मिस लॉयर से कह रहा था कि मुझे तो चालाकियां ही नहीं आती, वो लगता है अब काफी ट्रेन हो चुका है और बड़े ही मजे से एक तरफ देखते हुए कहता है और देखो मिस्टर हान कैसे हंस हंस के डालमी से बातें कर रहे हैं। और डोसेन तो फौरन ही देखना शुरू कर देता है कि कहाँ है वो, बताओ मुझे किधर है। और चलसेन उसे कहता है देखा देखा, कह तू कुछ और रहा है और कर तू कुछ और रहा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सह नहीं पाओगे डालमी को मिस्टर हान के साथ तुम देखकर, क्योंकि तुम उसे बहुत चाहते हो। और इतनी देर में किम भी वहां आ जाता है और उसने भी सोच लिया था कि मिस्टर हान का पत्ता तो अब वो साफ करके ही रहेगा और कहता है मुझे भी मिस्टर हान के साथ काम नहीं करना,
ये शख्स ना सिर्फ डालमी की वजह से हमें पैसे नहीं बल्कि हमें भीख देगा प्लान बी के नाम पर, वरना इससे तो सैमसंग टेक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और डोसेन, तुम तो कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे ना उससे भीख लेना। और डोसेन कहता है कि हाँ, हम उससे कुछ भी नहीं लेंगे। और उधर डालमी का भी कुछ ऐसा ही जवाब होता है और वो कहती है नहीं, हम मिस्टर हान से ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं लेंगे। इससे तो साफ ऐसे ही लगेगा ना कि हम इस काबिल ही नहीं थे कि इन्वेस्टर्स आते और सब खत्म हो जाएगा। हमने इतनी मेहनत करके सैमसंग टेक को इस पॉइंट पे लाए हैं तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, हमारी इज्जत भी खत्म हो जाएगी और हमारी काबिलियत भी सवालिया निशान बन जाएगी। और ना ही मैं चाहती हूँ कि मिस्टर हान पे बोझ अब बढ़े, इसलिए डेमो डे पे ना हमें हर सूरत में जीतना होगा। वैसे इस टीम के ख्यालात कितने मिलते हैं ना, और कितनी खुददार टीम है ये जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और आखिर में वो सब मिलकर कहते हैं कि हम ये कर दिखाएंगे बिना किसी की मदद के। वी कैन डू इट। यस, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। तो यही जज्बा है इस वक्त इनका भी। और अब जनाब जिस चीज का इंतजार था, यानी कि डेमो डे का, वो डे तो आ चुका है लेकिन अब डेमो का वक्त भी हो चुका है शुरू। लेकिन ये क्या, मिस्टर हान के खिलाफ ये जो सब हो गए तो मिस्टर हान भी इनसे बहुत दूर चला गया। तमाम जजेस वहां पे मौजूद होते हैं लेकिन मिस्टर हान की कुर्सी वहां पे खाली होती है। मिस यून उन्हें बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही होती हैं लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे होते और वो भी काफी परेशान होती हैं कि वो क्यों नहीं आया अभी तक। और तभी गोलू आकर कहता है कि इवेंट शुरू तो अब करना ही पड़ेगा, हमें टाइम हो गया है इवेंट का। और फिर आखिरकार मिस यून स्टेज पे आ ही जाती हैं और सबसे पहली टीम वॉन इंजे की सीईओ को बुलाती हैं। और इंजे आती है स्टेज पे और बोलना शुरू करती है। अगर आपको याद हो तो उसने ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, वो उसी के बारे में बताती है कि वो क्यों बनाया। वो कहती है, देखें हमारे देश में कुल 80 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं जो क्राइम रोकने और लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन कैमरास का जो इस्तेमाल है वो क्राइम के बाद ही किया जाता है। फुटेज देखते हैं लोग क्राइम होने के बाद कि किसने किया, क्योंकि इतने सारे जो कैमरास हैं उनको हर वक्त मॉनिटर करना इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए ही तो टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। और हमारा गार्डियन एआई मॉडल जो है ये कहीं पे कोई भी गलत हरकत या उन लोगों को अगर ये देखता है तो ये उन्हें फौरन से पहचान सकता है और उन हालात से जुड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये फौरन से खबर भी कर देगा, जिससे क्राइम रोकने में बहुत मदद मिलेगी और वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही हमारे इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 93.2% है। और उसकी एक्यूरेसी सुन के तो सैमसंग टेक परेशान ही हो जाती है और वो कहते हैं इतनी ज्यादा एक्यूरेसी। और डोसेन कहता है कि हाँ ये सच है। और चलसैन उसे कहता है चुप कर, डालमी को परेशान करेगा क्या। वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी एक्यूरेसी उनसे कम यानी कि 92% होती है। तभी वहां पे इंजे का बाप उससे सवाल करता है और कहता है एक्यूरेसी से ज्यादा तो मैं इस चीज के बारे में कंसर्न्ड हूं। तुमने कहा ना कि इंसान के बस ये बात नहीं है और इंसानों की जगह हम तुम्हारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, तो मुझे ये बताओ कि फिर ये जो लेबर कॉस्ट है ये कितना कम करेगी। अब इंजे को पता था कि उसका बाप ऐसा कोई ना कोई सवाल तो जरूर करेगा उसको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी होती है और कहती है वैसे तो एक इंसान 50 कैमरास को ही मॉनिटर कर सकता है, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो 300 कैमरास को कर सकता है। तो इस तरह से लेबर कॉस्ट जो है वो 1/6 रह जाएगी। यानी जहां आप लोगों को 6 लोगों को हायर करना पड़ता है ये काम करने के लिए, वहां हमारा एक सॉफ्टवेयर। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक आवाज आती है वहां पे, मुझे मिस इंजे से कुछ पूछना है। और चलसैन कहता है ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है और डोसेन भी उस आवाज को फौरन पहचान जाता है। वो आवाज तो उसके पापा की ही होती है ना।
वो किसी तरह से छुप के वहां आ गए थे शायद, और अब वहां की मैनेजमेंट टीम जो है वो उन्हें रोकना शुरू कर देती है। और एलेक्स उन्हें देखते ही कहता है ये तो डोसेन के पापा हैं। तभी डोसेन भी भाग के हॉल में ही आ जाता है और उसके साथ साथ डालमी भी वहीं आ जाती है। और मिस यून उस मैनेजमेंट टीम को रोकते हुए कहती हैं कि छोड़ दें इन्हें, ये जो कुछ कहना चाहते हैं इन्हें कहने दीजिए। और फिर वो एनजे की तरफ देखते हुए बड़े ही गुस्से से कहते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से मुझ और मेरे जैसे कितनों की जॉब जा रही है, आपको अंदाजा भी है इस चीज का? और डोसेन अपने पापा को इस हालत में देखता है तो वो काफी इमोशनली हो जाता है, और उधर एनजे को भी शदीद गुस्सा आ रहा होता है। और डोसेन के पापा कहते हैं, आप हमारी नौकरी छीन कर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो थोड़े से पैसे बचा रही है ना। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, एनजे फौरन उसकी बात काटती है और कहती है, थोड़े नहीं है, 300 करोड़ वॉन है। और वो भी जवाब में कहता है, हाँ तो क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का जो लोगों की नौकरी उनसे छीन ले? जिन लोगों का घर सिर्फ इस नौकरी से चलता है वो क्या करें? भूख से मर जाएं क्या? आपकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दुनिया में आ जाए और लोग भूखे मर जाएं, तो क्या फायदा ऐसी इनोवेशन का और क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का, और कहाँ का इंसाफ है ये? एनजे भी अब उनका जरा लिहाज नहीं करती और कहती है, देखिए इनोवेशन तो बहुत जरूरी है, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने कल को कैसे संवारेंगे? अगर ये ना होती तो आज भी हम 100 साल पहले वाले लोगों ही की तरह जिंदगी गुजार रहे होते ना। याद है आपको, जब रिक्शा के बाद टैक्सी आई थी तो भी आप ही जैसे लोगों ने एहतजाज किया था कि रिक्शा चलाने वालों का तो काम ही बंद हो जाएगा और वो क्या करेंगे? सेल फोन्स की ही एग्जाम्पल ले लें, नई आने वाली जनरेशन को नई चीजें चाहिए, और ये बदलाव जिंदगी को बेहतर करने के लिए और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए ना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे भी तो ऐसा ही चाहते होंगे ना, क्या ख्याल है? और फिर वो मिस यून की तरफ देखती है और कहती है, मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और मिस यून तो खुशी हो जाती हैं और कहती हैं, अब इसे मकसद मिल गया है जो कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। और यहां भी एनजे चुप नहीं होती और कहती है, आपका अपना बेटा भी तो यही काम कर रहा है ना, इसका अपना सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही है जिससे लोगों की नौकरी जाएगी ही जाएगी, तो आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और फिर सब डोसेन और उसके पापा को देखने लग जाते हैं, लेकिन डोसेन तो सिर्फ अपने बाप को ही देख रहा होता है। अब शायद आप लोग भी यहाँ पे यही सोच रहे होंगे ना कि हाँ, इनोवेशन तो बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी को और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इनोवेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लोग भूख से मरने लगें। मजदूर तबका जिसके लिए सिर्फ 3 वक्त की रोटी वही सबसे अहम होती है, वो अपने कल के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ आज अपना पेट भरने के बारे में सोचते हैं, और उनके पास इतने ही वसाइल होते हैं, तो ऐसी इनोवेशन तो उन्हें जीते जी मार देगी। कुछ लोगों का कल संवर रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों का आज भी नहीं गुजर रहा होगा, तो ऐसी इनोवेशन का क्या फायदा? ऐसे सवालात आपके भी जहन में आ रहे होंगे ना, तो फिर किया जाए तो क्या किया जाए? और इस सवाल का जवाब बहुत हद तक और बहुत ही अच्छे अंदाज से हान के पापा देते हैं, और वो क्या खूब कहते हैं कि हाँ, मेरे बेटे ने भी वही काम किया है। मेरे बेटे और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना ये दुनिया बहुत जल्द इनोवेटिव जगह बन जाएगी। लेकिन देखो, इतनी स्पीड से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। बहुत से लोग इस बदलाव के साथ चल नहीं पाएंगे। ऐसे तो तुम पुरानी जनरेशन को बहुत ज्यादा हर्ट कर दोगे। बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और इस चेंज के साथ वो चल ही नहीं पाएंगे। और हाँ, इस स्पीड को कम करने का काम अब मुझ जैसे लोगों को ही तो करना है, ताकि हम जैसे लोग सरवाइव कर सकें। और मैं इस चीज के लिए हमेशा लड़ूंगा, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी हो। और इस वक्त
डोसेन की आंखों में जो आंसू होते हैं वो इसलिए नहीं कि उसका बाप यहाँ आया है और उसे कोई शर्मिंदगी है या उसका प्रोजेक्ट उसमें कोई रुकावट आ रही है, बल्कि ये खुशी के आंसू थे जहां वो अपनी जिंदगी खुद जी रहे थे। अपने बेटे की वजह से वो छुप के अब घर में नहीं बैठे थे, बल्कि अपने हक के लिए वो आवाज उठा रहे थे। वो अपनी जंग लड़ रहे थे, अपने सर्वाइवल की जंग। और वो बेटे की खुशी या बेटे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए खुद को मार नहीं रहे थे, खुद को तकलीफ नहीं दे रहे थे। और इसके बाद तो उन्होंने जो बात कही उस पर लिटरली रोना ही आ गया था। वो कहते हैं, मेरे बेटे ने वो रास्ता चुना है जो मेरी सोच से अलग है, लेकिन उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी भी तो अलग है ना। वो तो आने वाले कल को बेहतर बनाना चाह रहा है, और मैं अपने आज के हालात को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं आज के बारे में सोच रहा हूं, और अब इन दोनों कामों के बीच ही हमें इनोवेशन की सही रफ्तार मिलेगी। समझे? वो बैलेंस चाहिए जिससे दोनों जनरेशन सरवाइव कर सकें। असल इनोवेशन तो वही है ना। और बस वो ये कह के माइक वापस कर देते हैं, और अब वाकई हॉल में सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं कि क्या कह दिया है इन्होंने, क्या कह दिया है इन्होंने। हम लोग भी तो अक्सर यही अपने वालिदैन को कहते हैं कि जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है और वो हमारी बातों को सुन नहीं सकते, हमारी बातों को समझ नहीं सकते, क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन हम ये नहीं देखते वो इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और हमें बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ना कि हम उन्हें हर्ट कर दें। हमें भी अपनी जिंदगियों में वो बैलेंस क्रिएट करना है, अपनी स्पीड को कम करना है, उतनी स्पीड रखनी है कि हमारे वालिदैन हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। हमें उनसे आगे निकलना नहीं है, हमें इस रेस में जीतना नहीं है, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये कह के उन्हें छोड़ ना दे कि इन्हें तो हमारी बातें समझ ही नहीं आती क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है और ये तो आज के हालात के मुताबिक चल ही नहीं सकते, ये तो पुराने दौर के लोग हैं। नहीं, उनकी स्टेज पे जाकर, उनकी पोजीशन पे जाके उन्हें समझें और वो आपकी पोजीशन पे आके आपको समझें, और फिर कुछ दरमियानी राह निकाली जाए, कुछ बैलेंस क्रिएट किया जाए, और ऐसे ही दोनों जिंदगियां सरवाइव कर सकेंगी। एक बहुत ही खूबसूरत लेसन इनोवेशन की टर्म्स में, एक रियल लाइफ का एक बहुत खूबसूरत लेसन दिया है यहाँ पे नाम डोसेन के पापा ने, जो कि मुझे वाकई में अब तक नॉवेल में सबसे खूबसूरत ये चीज़ लगी है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। खैर, अब जो है वो उतरते हैं सीढ़ियों से और जाते हैं अपने बेटे के पास और उससे कहते हैं, अब तुम्हें नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, अब तुम नजरें उठाकर मुझसे बात करो, नजरें मिला के मुझसे बात करो। और उसे प्यार की एक थपकी दे के वो वहां से चले जाते हैं। हर डालमी भी ये कहे बिना रह नहीं पाती, तुम्हारे डैड तो वाकई महान है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है ये तो, क्या कह दिया है इन्होंने। और यहाँ पे बिल्कुल डालमी को ना बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने होने वाले ससुर को इम्प्रेस करने के शायद। खैर, वापस आते हैं एनजे के पास। बेचारी की प्रेजेंटेशन खराब हो गई, इतनी तैयारी करके आई थी। एक तो डोसेन के पापा ने अच्छी खासी क्लास ले ली, और एक उसके जो अपने पापा सामने बैठे हुए थे उन्हीं की वजह से और उनके सवाल की वजह से तो इतना रोला डल गया था। और अब चूंकि उसकी अच्छी खासी हो चुकी थी तो वो बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तो मैं तुम्हारी कंपनी में ना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और वो सबके सामने मना कर देती है और कहती है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि सेल से ही मैं बहुत पैसा कमा लूंगी। हाँ, मुझे चाहिए कुछ तो वो है एक ग्लोबल पार्टनर। और वो एलेक्स की तरफ देखती है जिस पे वो उससे कहता है,
अरे हाँ, तुम्हारी कंपनी स्लाइड तो है, लेकिन अभी मुझे एक और प्रेजेंटेशन भी देखनी है, तो मैं एंड पे ही डिसाइड करूंगा कि मुझे किसे चुनना है। और इंजे को यहाँ भी बेचारी को मायूसी होती है। वो जानती है कि ये दूसरी कंपनी कोई और नहीं, सैमसंग टेक ही होगी। अब इंजे के बाद बारी बारी बाकियों की भी प्रेजेंटेशन चल रही थी, लेकिन उधर सैमसंग टेक के जो मेंबर्स थे उन्हें टेंशन थी, तो एक ही बात की कि इनकी एक्यूरेसी तो हमसे ज्यादा है, और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने नंबर्स अभी बढ़ा देते हैं और बाद में ना हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो अभी झूठ बोल देते हैं, ऐसा ना हो कि हम हार जाएं सिर्फ इन कुछ नंबर्स की वजह से। तभी डालमी डोसेन की तरफ देखती है और फिर से डोसेन का एक इम्तिहान होता है कि वो सच और झूठ में से किसे चुनता है, लेकिन वो फिलहाल कोई जवाब नहीं देता। और अब देखते हैं कि डोसेन झूठ बोलता है या नहीं। और इधर मूवी का हीरो या विलन या क्या कहें, मिस्टर हान बैठा होता है और काफी खामोशी से लाइव डेमो डे देख रहा होता है, जहां पे बताया जा रहा होता है कि तबीयत खराब होने की वजह से मिस्टर हान आ नहीं सके और अब उनकी टीम का ही तो नंबर है। और दुख और तकलीफ तो वाज़े मिस्टर हान के चेहरे पे होता है, और वहां पे वो सब सोचने लगते हैं कि मिस्टर हान नहीं आए और उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो भी कुछ देर पहले तक तो थे यहाँ पे। और डालमी भी यही सोच रही होती है कि वो क्यों नहीं आए, और बेचारा डोसेन उसे ही देख रहा होता है कि इससे उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। खैर, अब जा रही है डालमी स्टेज की तरफ, और वो जो नाम डोसेन के पापा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, तो वो जाते ही कहती है, मैं हूं सैमसंग टेक की सीईओ सो डालमी। देखिए, सैमसंग इनोवेशन तो जरूर ला रहा है, लेकिन वो लोगों का भी ख्याल रख रहा है। हाँ, हम इनोवेशन की तरफ इतनी तेजी से भाग नहीं रहे कि लोग उसमें एडजस्ट ही ना कर सकें। और ये बात ना जाते हुए डोसेन के पापा भी स्क्रीन पे देख लेते हैं और वो खुश होते हैं ये देखकर। और फिर डालमी कहती है, हम उन लोगों की जिंदगी को आसान बनाने जा रहे हैं जो कि देख नहीं पाते। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। और फिर वो नूनगिल ऐप को खोलती है और कहती है, योंगसेल, क्या तुम मेरे सामने लिखा हुआ पढ़ सकते हो? तो वो बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ के बता देता है, और ये देख के तो वहां बैठे जजेस भी काफी इंप्रेस होते हैं। और फिर वो कहती है, योंगसेल, मेरे सामने क्या है? तो वो कहता है, 4 मर्द और 2 औरतें बैठी हुई हैं। अब आती है बारी सवालात की, और देखते हैं कि डालमी सवालों के जवाब दे भी पाएगी या नहीं। और सबसे पहला सवाल होता है मिस यून की तरफ से, और वो कहती हैं, हाँ, ऐप तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके यूजर्स तो बहुत कम होंगे ना? तकरीबन 2.5 लाख लोग हैं ना जो हमारे देश में विजुअली इम्पेयर्ड हैं। और अब हान भी खड़ा ऑफिस में देख रहा होता है उन्हें, और तभी डालमी कहती है, नहीं, हमारे यूजर सिर्फ इस देश के ही नहीं हैं, बल्कि हमने इसे इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेजेस में बनाया है, तो ये ग्लोबली यूज होगी, और आहिस्ता आहिस्ता और भी ऐड करेंगे हम। और हान कहता है, गुड, वेरी गुड। और फिर आता है एलेक्स की तरफ से वही सवाल कि टेक्नोलॉजी तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये बताओ कि एक्यूरेसी कितनी है इसकी। और इस बात का जवाब वो नहीं देती, बल्कि वो इसका फैसला डोसेन पे छोड़ देती है। और यहाँ से हमें वापस उसी सीन में ले जाया जाता है जब वो लोग कह रहे थे कि कुछ झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उस वक्त डोसेन ने कहा था, नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम सच सच बताएंगे। अगर झूठ पकड़ा गया ना, तो ये जो 92.4% है ना हमारी एक्यूरेसी, ये भी झूठ ही लगेगी। और फिर वो मुस्कुराते हुए डालमी की तरफ देखता है, जिसे वाकई खुशी होती है कि वो सच बोल रहा है। और अब भी वो मुस्कुराते हुए डालमी को ही देखता है कि बता दो, और वो सच सच बताती है कि 92.4% ही एक्यूरेसी है हमारी। और एलेक्स कहता है, ये तो कम है ना दूसरी टीम से। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, डोसेन फौरन बोलता है और कहता है, देखिए, एक्यूरेसी ही मेन चीज नहीं होती। अब हमारी ऐप जो है वो मोबाइल पे यूज होनी है, तो हमें उसका साइज भी कम रखना था, ताकि मोबाइल पे लोड कम से कम हो, ताकि हमारे यूजर्स की जो बैटरी है वो जल्द खत्म ना हो और वो पूरा दिन इसे इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, और इसकी वजह से हमें अपनी एक्यूरेसी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है।
और हमने अपनी एक्यूरेसी और साइज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया है। और बाहर इंजे की टीम कहती है, देखा, जब आता नहीं होता ना तो लोग ऐसे ही बहाने बना रहे होते हैं। और तभी एलेक्स कहता है, हाँ पॉइंट तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो फिर इंजे की टीम को भी बुला लेते हैं और देखते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी और तुम्हारी टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस है। और उन दोनों के एआई सॉफ्टवेयर इतने अच्छे खासे हैवी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो कोई अच्छा लैपटॉप उन्हें नहीं देता, बल्कि उन्हें एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर दे देता है और कहता है कि चलो एक्यूरेसी को तो साइड पे करते हैं और साइज के हवाले से देखते हैं कि इस सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे तुम दोनों का सॉफ्टवेयर चलता भी है या नहीं। उधर मिस यून एलेक्स से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, इतना हैवी सॉफ्टवेयर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे अब भला कैसे चलेगा। और वह कहता है, अब दोनों दावा तो कर रही है ना कि उनका सॉफ्टवेयर ज्यादा बेहतर है, तो फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे चलाने से पता चलेगा ना कि कौन सी ज्यादा बेहतर है। एलेक्स दरअसल ये इसलिए तो करवा रहा होता है ताकि देख सके कि इन दोनों में से उसे किस चुनना है। अब दोनों टीम्स लग जाती हैं काम पर, लेकिन दोनों ही टीम्स को पता होता है कि इतना हैवी सॉफ्टवेयर तो कभी भी नहीं चलेगा इस पे, बल्कि इस पे तो कोई गेम भी ना चले तो ये एआई सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। इंजे कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर वो टेस्ट क्यों करा रहा है। जिसके जवाब में उसकी डेवलपर उसे कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी एक्यूरेसी कम करने के लिए बहाना बनाया था ना कि इन्होंने ऐप का साइज कम किया है, तो इसीलिए अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर साइज कम है तो फिर तो इस ऐप को सिंगल बोर्ड पे चलना ही चाहिए। और वो ना उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखना देखना अभी इनका पोल खुल जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो चलने नहीं वाला। और अब उन सबकी नजरें स्क्रीन की तरफ ही होती हैं और क्या देखते हैं कि इंजे का सॉफ्टवेयर तो सारा ब्लर ब्लर ही होता है, यानी कि वो चल ही नहीं रहा होता। लेकिन ये क्या, डालमी का सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल एकदम क्लियर होता है और ठीक ठाक चल रहा होता है। और एलेक्स भी हैरान रह जाता है और इंजे की टीम भी, और साथ ही सैमसंग टेक भी। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए डोसेन फौरन से कहता है, अरे मुझे तो पता था कि ये चलेगा, ऑफ कोर्स मैंने जो बनाया है। और किम और चल सैम तो स्टेज पे छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं और ऊंचा ऊंचा बोलना भी कि हमने कर दिखाया, मतलब हम जीत गए, हम सिलेक्ट हो गए। और फिर बताया जाता है कि डेमो डे की जो विनर टीम है वो होती है सैमसंग टेक टीम। और बस उनकी खुशी की तो फिर कोई इंतहा ही नहीं होती। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उन्होंने ये फाइनली कर दिखाया है। अरे वही सॉफ्टवेयर ना जिसके बारे में दुनिया, लोग, मिस्टर हान कहा करते थे कि कौन करेगा इसमें इन्वेस्ट, कैसे करोगे डिफेंड, क्या कुछ कहा जाता था। अरे तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो, मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ और मुझे पता है कि इस तरह के काम में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और ये आइडिया बिल्कुल हो जाएगा फ्लॉप। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो जीत गए थे। और इंजे बिल आखिर तालियां बजाने पे तो मजबूर हो ही जाती है और उधर मिस्टर हान बिल्कुल खामोश बस देख रहा होता है उनकी खुशी को। लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती और उसकी वजह ये नहीं होती कि वो जीत चुके थे और उसका उससे कोई दुख था। अरे वो तो चाहता था कि वो जीतें। सबसे ज्यादा इस दुनिया में वही तो चाहता था कि डालमी जीते। लेकिन आज जिंदगी उसे कुछ ऐसी जगह पर ले आई थी जहां पे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और उसे याद आ रहा था तो अपने कहे हुए अल्फाज कि वो लोगों को क्या कुछ कहता रहा है। हालांकि अपनी तरफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें बेहतर बनाने के लिए और अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उन्हें कहता था कि कहीं उन्हें नाकामी ना देखनी पड़े। लेकिन उसके अल्फाज किसी की जान ले जाएंगे, ये सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा था। और अभी यहाँ पे बैठा वो सब पुरानी बातों को याद कर रहा था, वो जो क्रिटिसाइज करता था इन सबको और कहता था कि तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम लोग ना समझो और मेरी बात को समझो। उसे तो आज खुद पे ही डाउट हो रहा था क्योंकि उन्होंने उसके अगेंस्ट जाकर भी डेमो डे पे खुद को विनर साबित कर लिया था ना।
और इस चीज ने उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। उसे लगने लगा था कि मैं गलत था और बाकी सब ठीक। और इस सब में जो सबसे ज्यादा उसे तकलीफ हो रही थी वो किम के भाई की खुदकुशी की थी। और उसने उसका कॉन्फिडेंस इतना कम कर दिया था आज कि वो आज डेमो डे पे नहीं गया था। उसे लगा था कि उस जज की सीट पे बैठने के काबिल वो नहीं है, और आज अगर फिर उसका क्रिटिसिज्म किसी की जान ले गया तो। और वो ये सब सोचते हुए रोने लगता है और वाकई में अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। और तभी मिस यून उसके पास आती हैं और कहती हैं, अच्छा तो तुम यहां बैठे हुए हो। एक्चुअली मिस यून को उस गोलू ने ही बताया था कि वो बहुत अपसेट हैं किम के भाई की वजह से, तो वो उसका गम कम करने के लिए उसे कहती हैं, देखो हां जी प्योंग, हमारा तो काम ही ये होता है ना कि सवालों के जरिए लोगों की काबिलियत को देखना, और ये कमियां निकालना तो बहुत जरूरी होती है ना। अगर उस दिन तुम ये सवाल ना पूछते ना तो मैं जरूर पूछ लेती। इसलिए देखो, खुद को दोष मत दो, ये तो हमारा काम है ना। हमारी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, और हम सबको बेहतर जगह पे देखना चाहते हैं, और ये कमियां बताने का मकसद यही होता है कि वो लोग इम्प्रूव कर सकें, इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पे लगे और दुनिया बेहतर बने। लेकिन आज मिस्टर हान पे उसकी कोई बात असर नहीं करती और वो कहता है, नहीं, ये कमियां निकालना कोई जरूरी तो नहीं थी ना। ऐसे तो मैं सैमसंग टेक में भी बहुत कमियां निकालता था, और मैंने कहता था कि तुम लोगों का ये आइडिया कामयाब नहीं होगा। याद है ना आपको सोडालमी के साथ मैंने क्या कुछ कहा था। लेकिन आज देखें, आपके सामने वो कामयाब हो चुके हैं, वो आज जीत चुके हैं। हाँ, और शायद उस दिन किम का भाई भी बिल्कुल ठीक था। काश कि उस दिन मैंने भी उसकी ये कमियां ना निकाली होती, मैंने सबके सामने उसे वो सब ना कहा होता, फ्रॉड और पता नहीं क्या कुछ। हाँ, उस दिन शायद मैं ही उसके आइडिया को समझ नहीं सका था। शायद वो भी जीत सकता था आज जैसे सैमसंग टेक जीत गई थी। वो भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन मेरे अल्फाज ने तो उसे मार ही दिया। और फिर से वो बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पे खत्म। काफी इमोशनल किस्म की एपिसोड रही थी, और मिस्टर हान पे पर्सनली मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो कमियां निकालने का मकसद था वो उनका यही था कि वो लोग आगे बढ़ें। क्योंकि अगर जजेस, आपके पेरेंट्स, ये सब लोग आपके अंदर छोटी छोटी खामियों के बारे में नहीं बताएंगे तो आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने जब आप किसी की खामियां या एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, बजाय इसके कि आप सेपरेटली उसे बताते हो। लेकिन जज का तो काम होता ही स्टेज पे खड़े होके इन चीज़ों को बताना है। और हान का कभी भी मकसद ये नहीं रहा था किसी को हर्ट करना या कुछ भी, और उसे लगता था कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो लोगों को सही सलाह दे रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है अगले इंसान पे भी जिसे हम ये सब कह रहे होते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि प्रेशर को एब्जॉर्ब कर जाते हैं और वो क्रिटिसिज्म को एज अ पॉजिटिव एक फीडबैक के तौर पर लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन कुछ लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं। और ये दूसरा पॉइंट ही किम का भाई था और वो सरवाइव नहीं कर सका। लेकिन आज वो फिर से बिल्कुल अकेला हो गया था। आज से 15 साल पहले जैसे वो बारिश में भीग रहा था और वो खड़ा था, उसके पास कोई नहीं था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके दुनिया में कोई नहीं था जब उसे दादी मिली थी। और आज 15 साल बाद उसे फिर से लगने लगा था कि वो उसी जगह पे, हालांकि इतना कामयाब, इतनी एफर्ट, इतना सब कुछ जिंदगी में अकेले करने के बावजूद आज वो फिर से शायद तन्हा हो गया था। और शायद डालमी की जिंदगी से भी अब वो दूर चला जाए, या फिर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या आप इनोवेशन के साथ हैं या डोसेन के पापा के साथ, और आपको क्या लगता है कि मिस्टर हान ठीक था या नहीं। जरूर बताइएगा अपना फीडबैक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप इससे इख्तलाफ करें, चाहे आप इससे एग्री करें, खुल के इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।